Hello dear students, I am Avinash Kishore, your avian sir, and I am present here with the lecture 2 of modern physics. पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। कोशिश किया था सारे टॉपिक को कवर करने का, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम इन क्रैश कोर्स। तो आज जो टॉपिक है वो एटम्स के बारे में है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम सीखेंगे और उसके बारे में देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, उनको कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। थोड़ी बातें, बेसिक बातें आपको केमिस्ट्री से पता होती हैं, फिजिक्स में इसका क्या रिलेवेंस है वो देखते हैं। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एटम्स के बारे में हमें पता चला कि मैटर के अंदर एटम्स होते हैं, और जे थॉमसन ने ये डिस्कवरी कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के अंदर होता है, बट ओवरऑल एटम जो है वो न्यूट्रल है। तो अगर न्यूट्रल है तो पॉजिटिव चार्ज भी होंगे उसमें। अब इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज एटम्स के अंदर किस तरह से रहते हैं, इनको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। तो अलग अलग मॉडल्स आए, उन मॉडल्स की अपनी कुछ सिग्निफिकेंस थी, उनका कुछ ड्रॉबैक्स था। तो हर जो मॉडल आए उनके बारे में थोड़ी बहुत आइडिया लेंगे और उसके बारे में फिर समझेंगे कि कहाँ ड्रॉबैक है और उसके बारे में क्या हम कंक्लूजन ले सकते हैं। सबसे पहला मॉडल आया जे थॉमसन का, जिसके बारे में आपको पता है, प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। उसने बताया कि एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होगा जिसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एम्बेडेड होंगे। बट ये काफ़ी एलिमेंट्री आइडिया था, इससे बहुत सारी कंक्लूजन निकल नहीं पा रही थी। कुछ उसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं पता चल पा रहा था, और भी चीज़ें थी जो नहीं बता पा रहा था, तो वो ड्रॉबैक्स था। उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया। तो वो मॉडल देने से पहले उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो पहले उस एक्सपेरिमेंट के बारे में समझते हैं कि वो क्या एक्सपेरिमेंट है। पहले यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल लिया गया जो बहुत ही पतला, अबाउट 10⁻⁻8 मीटर इसकी थिकनेस, ये इसकी थिकनेस है। और इस गोल्ड फॉइल में क्या हुआ कि यहाँ पर वेरी फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट किया गया। अल्फा पार्टिकल वेरी फास्ट, ठीक है। अब ऑब्जर्व क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन देखो, यहाँ पर डिटेक्टर लगाया गया या स्क्रीन लगाया गया, फ्लोरेसेंट मटेरियल का स्क्रीन बोल सकते हैं आप। ऑब्जर्व हो रहा था कि मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम पार्टिकल वो अनडिविएटेड जा रहे थे, मैक्सिमम पार्टिकल्स वेंट अनडिविएटेड। अच्छा, अल्फा पार्टिकल्स के कुछ किसी एंगल पे डिविएट हो रहे थे, तो ये एंगल के डिविएशन को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिटेक्टर लगा देते हैं, और ये डिटेक्टर डिटेक्ट करता है कि कितने पार्टिकल्स डिविएट हुए थे इतने एंगल पे, ठीक है। तो इट वाज ऑब्जर्व दैट अबाउट 1 डिग्री का जो डिविएशन है, 1 डिग्री, बहुत ही कम पार्टिकल्स, अबाउट 0.14% ऑफ पार्टिकल्स ये 1 डिग्री में डिविएट हुए, ओनली 0.14। मतलब मोस्टली जो थे वो लेस देन 1 डिग्री एंगल पे ही जा रहे थे। तो मैक्सिमम पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, वो अनडिविएटेड पास हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद कुछ पार्टिकल्स जो मोर देन 90 डिग्री में डिविएट हो रहे थे, मोर देन 90 डिग्री का काउंटिंग बहुत ही कम है। इट वाज 1 आउट ऑफ 8000 पार्टिकल, ये 90 डिग्री से ज़्यादा डिविएट हो रहे थे, ठीक है। और कुछ पार्टिकल्स रिट्रेस कर लिए थे अपने पास में, मतलब वापस उसी रास्ते में पहुंच जा रहे थे, और उनकी काउंटिंग तो और भी कम है। इट वाज अबाउट 1 आउट ऑफ 20,000 इतने पार्टिकल्स रिट्रेस कर रहे थे, ठीक। अब इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन देखो क्या क्या आया। कंक्लूजन नंबर 1 कि मोस्टली जो पार्टिकल्स है वो अनडिविएटेड जा रहे हैं। अनडिविएटेड जाने का मतलब क्या हुआ, इनफैक्ट कुछ मास जो है वो भी उसको कुछ चेंज नहीं कर पा रहा था। अगर एटम्स के अंदर ऐसे अनडिविएटेड पहुंच जा रहा है, तो जो पार्टिकल्स हैं, अगर इनका कुछ मास है, इलेक्ट्रॉन का अगर कुछ मास भी है, तो वो भी उसको कुछ डिविएट करता, वो भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब एटम्स के अंदर जो मास है वो सेंटर पे ही लोकेटेड होगा, और
ये रिट्रेस कर पा रहा है अपने पाथ को और डिफ्लेक्शन हो रही है। इसका मतलब क्या है, अल्फा पार्टिकल के चार्जेस क्या होते हैं, इट इज़ डबली आयोनाइज हीलियम आयन। इसका मतलब +2e का चार्ज होता है उसमें, +2e। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज डिविएट हो रहा है, इसका मतलब अंदर में एक और पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। तो यहाँ पर सेंटर में ये कंक्लूड हुआ कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इस जगह क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पे, ये कंक्लूड हो गया, ठीक है। और उसी के कारण ये डिविएट हो रहा था। तो उससे कंक्लूजन क्या निकल गया समझते हैं। उसने ये पोस्टुलेट दिया, उसने ये कंक्लूजन निकाला कि सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज एटम या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सेंटर पे होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है। ये रदरफोर्ड का कहना था। इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब इस एक्सपेरिमेंट में एक और पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। ये जो पार्टिकल्स की स्कैटरिंग हो रही है किसी भी एंगल पे, उसको देखा गया कि अगर थीटा एंगल पे कितने पार्टिकल्स थीटा एंगल पे डिविएट हो रहे हैं, वो डिपेंड कर रहा था 1/sin के पावर में 4 θ/2 पर, इस तरह डिपेंड कर रहा था। अगर इसका आप ग्राफ प्लॉट करें तो वो इस तरह से आएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ nθ वर्सेस थीटा, ठीक है। ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट इस साल जेईई मेन में भी आया हुआ है, ठीक है। तो दिस ग्राफ इज इंपॉर्टेंट। तो ये पॉइंट जरा आप देखें, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन ये निकल के आया कि सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल उसके चारों तरफ, जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ, वैसे रिवॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्राफ है वो है कितने पार्टिकल्स थीटा एंगल पे ओरिएंट हो रहे हैं या डेविएट हो रहे हैं, उसको उस एंगल से जब प्लॉट किया गया तो इस टाइप का ग्राफ बन के आता है, ठीक है। So this is the important conclusion of Rutherford's alpha scattering experiment. Copy down. Okay. तो आगे कंटिन्यू करते हैं। रदरफोर्ड का मॉडल क्या हमें समझ में आया उस एक्सपेरिमेंट से। उसने बताया कि सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होंगे। अब इसके मॉडल से जो ड्रॉबैक है वो देखो क्या निकल के आता है। ड्रॉबैक, क्यों इसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ रही थी। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। अगर एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो वो रेडिएट करेगा, रेडिएशन निकलेगी उससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेगा तो रेडिएट करेगा। अगर इसकी एनर्जी रेडिएशन के कारण लिबरेट हो रही है तो वो कम होने लगेगी, और अगर एनर्जी कम होने लगी तो फिर इसकी रेडियस भी कम होने लगेगी। तो फिर इसकी रेडियस कम होते होते ये छोटा होने लगेगा, और छोटा होते होते क्या हो जाएगा, एक टाइम पे कोलाइड कर जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, इसका मतलब कुछ ड्रॉबैक है। अब इसको प्रूव, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं मिल रही थी। और ऐसा नहीं है कि हम ईएम वेव को कभी यूज़ करेंगे कभी नहीं यूज़ करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये एक ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक क्या था कि क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो कंटिन्यूसली चेंज होने लगेगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होने लगेगी। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो कंटिन्यूसली चेंज होने के कारण एक कंटिन्यूएशन स्पेक्ट्रम में मिलेगा, जबकि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। तो ये दोनों ड्रॉबैक नहीं पता चल पा रहा था। तो इसके ड्रॉबैक्स को रिप्लेस करने के लिए बोर ने अपना मॉडल दिया, और बोर रदरफोर्ड का स्टूडेंट था। उसने अपना पोस्टुलेट दिया, उसने कुछ प्रूफ बताए कि ये करने से इसके ड्रॉबैक्स यहाँ से दूर हो सकते हैं। तो बोर का मॉडल समझते हैं कि उसने क्या पॉइंट रखा और उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, तो नील बोर के बारे में बात कर रहे थे कि उसने क्या अपना पोस्टुलेट दिया, उसने क्या थ्योरी बताई। तो नील बोर का कहना था कि अगर, सबसे पहले तो इस पॉइंट को समझते हैं कि ये जो मॉडल उसने तैयार किया वो किसके लिए वैलिड होगा। ये वैलिड होगा सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। तो वैलिड फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स
ओनली। हाइड्रोजन लाइक एटम्स, एक तो हाइड्रोजन ही हो गया। अब हाइड्रोजन एटम की खासियत क्या है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हीलियम में 2 होते हैं, उसका एक निकाल दो तो He+ हो गया। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उससे 2 निकाल दो तो हाइड्रोजन लाइक एटम हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के लिए भी ट्रू है, हीलियम के लिए भी ट्रू है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहना चाहिए। और लिथियम के लिए भी ट्रू है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें ट्रू होंगी, बोर का कहना था। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि स्टेशनरी स्टेट की एक कंडीशन होती है। स्टेशनरी स्टेट कुछ होता है, ये ऐसा स्टेट है जिस स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो एनर्जी लिबरेट नहीं होगी, ट्रांजिशन नहीं होगा, रेडिएशन के कारण एनर्जी नहीं लॉस होगा। ये नील का कहना था, नील बोर का कहना था। तो बोर का कहना था कि स्टेशनरी स्टेट मतलब ऐसा ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा। तो वो ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन उसमें रहेगा तो एनर्जी लिबरेट नहीं करेगा, उसको क्या बोलेंगे, स्टेशनरी स्टेट। तो इट इज अ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट लूज एनर्जी ड्यू टू रेडिएशन, दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब हम पहचानेंगे कैसे कि वो स्टेशनरी स्टेट है या नहीं, तो उसके लिए उसने कंडीशन बताई। कंडीशन ऑफ स्टेशनरी स्टेट इज इफ एंगुलर मोमेंटम, दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, if angular momentum is integral multiple of h by 2 pi, h का मतलब आपको पता ही है प्लैंक्स कांस्टेंट, h is प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, ये वही प्लैंक्स कांस्टेंट है, by 2 pi, n का मतलब कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अगर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi होगा, तब ऐसे ऑर्बिट में वो स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा। और स्टेशनरी स्टेट का मतलब हुआ उस ऑर्बिट से एनर्जी लिबरेट नहीं होगी ड्यू टू रेवोल्यूशन, रेडिएशन होने के कारण जब वो रिवॉल्व करेगा तो एक्सेलरेटेड रहेगा और उसके कारण एनर्जी लिबरेट नहीं होगी। ये इसका प्रूफ उसके पास नहीं था। ये प्रूफ हम क्वांटम थ्योरी से करते हैं, क्वांटम फिजिक्स में, वहाँ जाकर ये प्रूव होता है। तो अभी इस पॉइंट को मान लेंगे, ये पोस्टुलेट को बिल्कुल मान के चलेंगे कि ऐसा ही बात सही है, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, तो फिर उसका क्या हुआ, जो एनर्जी लिबरेट होने की बात हो रही थी, वो भी बात उसने कही कि इलेक्ट्रॉन से रेडिएशन तभी होगा जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, मतलब एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट जाएगा तभी रेडिएशन होगी, तभी एनर्जी लिबरेट होगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में होगा। ट्रांजिशन का मतलब क्या है, एनर्जी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा। तो अगर वो ट्रांजिशन कर रहा है तो वो फोटोन के फॉर्म में करेगा। ये हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़ा कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, h न्यू होता है। तो अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब एनर्जी लिबरेट हो रही है, तो वो फोटोन के फॉर्म में होगा और उसकी एनर्जी h न्यू होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने 2 पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट को समझना। अगर इनिशियल एनर्जी ज़्यादा था और फाइनल एनर्जी कम, तो इनिशियल एनर्जी ज़्यादा से फाइनल एनर्जी कम में अगर पहुंच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो एमिशन कैसी होगी, वो एब्जॉर्प्शन होगा या एमिशन होगा। इस पॉइंट को समझो। देखो, फाइनल से कम है, मतलब उसको एनर्जी चाहिए नहीं, वो खुद ही लिबरेट कर रहा है, तो इस केस में एमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा, एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब देखो, फाइनल एनर्जी ज़्यादा है और इनिशियल एनर्जी कम, तो इनका जो डिफरेंस है वो फोटोन की एनर्जी होगी। ये सब बोर का कहना था। तो इस केस में आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसमें होगी एमिशन स्पेक्ट्रम, इसमें होगी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब अगर फाइनल एनर्जी कम है और इनिशियल एनर्जी ज़्यादा, तो फाइनल ज़्यादा,
इनिशियल कम, तो ज़्यादा से कम अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो एनर्जी लिबरेट करेगा, एमिशन होगी। उल्टा फाइनल ज़्यादा एनर्जी है, इनिशियल कम है, तो यहाँ से यहाँ जाने में उसको एनर्जी चाहिए, तो वो एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये सब बोर का कहना था। तो एक बार बोर की बातें फिर से समझ लें। बोर का कहना था कि जब तक इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेट में रहेगा तब तक एनर्जी लिबरेट नहीं होगी। स्टेशनरी स्टेट कैसे पता करेंगे? ऐसा स्टेट जिसकी एंगुलर मोमेंटम NH/2π होगा, तो ये कंडीशन स्टेशनरी स्टेट की कंडीशन होगी। इसका प्रूफ क्वांटम थ्योरी से श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्व करने के बाद आता है। तो ये बस आप रख लो कि हाँ ऐसा होता है। उसके बाद अगर एक स्टेट से दूसरा स्टेट इलेक्ट्रॉन जाता है तभी ट्रांजिशन होगा, तभी एनर्जी लिबरेट होगी, अगर एक स्टेट से दूसरा स्टेट पहुंचता है तो। ठीक है, हाँ, अगर इनिशियल एनर्जी ज़्यादा है, फाइनल कम है, तो एमिशन होगी, मतलब हाई से लो पहुंचने पे फोटोन बाहर निकलेगा, एनर्जी लिबरेट होगी। अगर लो से हाई पहुंचाना है तो आपको देना पड़ेगा, तो वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो दिस वाज ऑल अबाउट बोर्स मॉडल। अब इसके पॉइंट को हम देखेंगे और रदरफोर्ड का जो कहना था उसमें उसको मैच करवाएंगे, दोनों से मैथमेटिकली उसको सॉल्व करके निकालेंगे कि कंडीशन क्या होगी, रेडियस स्टेशनरी स्टेट का क्या होगा, वेलोसिटी किसी ऑर्बिट में क्या होगी, ये सारा पॉइंट हम सॉल्व करके मैथमेटिकली निकालेंगे। ठीक है, तो ये है, आप कॉपी कर लो। तो नील बोर और रदरफोर्ड, इन दोनों मॉडल के जो भी कंक्लूजन है उनको मिक्स करके मैथमेटिकली फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी nth ऑर्बिट में रेडियस क्या होगी, किसी भी nth ऑर्बिट में स्पीड क्या होगी, एनर्जी क्या होगा, है ना। तो हम रेडियस, स्पीड और एनर्जी बोर मॉडल से फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होगी उस पर। ठीक है, तो देखो रदरफोर्ड ने कहा कि सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज एटम होगा, न्यूक्लियस, जिसको उसने कंक्लूड किया कि वहाँ पे न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो Z का मतलब एटॉमिक नंबर, ठीक है, और उसमें चार्ज क्या है? प्रोटॉन में चार्ज होता है +E, तो टोटल Z है तो Ze हो गया उसके चार्ज, तो +Ze इज द चार्ज। देयर इज अ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो वो सर्कल हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली दिस इज सर्कल। तो सर्कल की रेडियस है r और वो v स्पीड से घूम रहा है, v स्पीड से, जिसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इस पे फोर्स क्या लगेगा? इस पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इधर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, है ना, और इसी अट्रैक्टिव फोर्स के कारण उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगी। तो F इक्वल्स टू ma और a क्या हुआ? v²/r। ठीक, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? k q1 q2/r², ये होता है। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या हो गई? 1/4πε0, q1 इज Ze, q2 इज E/r², ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कूलम्बिक फोर्स है वो फोर्स सेंटीमीटर एक्सेलरेशन दे रहा है mv²/r। अब देखते जाओ, यहाँ से r और r कैंसिल हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। अब बोर के मॉडल से जो हमें कंक्लूजन मिला था वो था कि एंगुलर मोमेंटम हैज टू बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। ठीक है, तो ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं सबसे पहले रेडियस फाइंड कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो इस फॉर्मूले से, इस इक्वेशन नंबर 1 से स्पीड की वैल्यू निकाल लो एज इन टर्म्स ऑफ r, और इस v की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट करना है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 रिप्लेस v, तो v की वैल्यू क्या होगी? v की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हो? देखो, m को उधर भेज दो और स्क्वायर रूट लगा दो, तो m को इधर भेज दिया और स्क्वायर रूट लगा दिया, तो यहाँ r है। अब क्या करना है हमें? ये जो v है इसको रिप्लेस करना है ना, v के जगह ये वैल्यू रखना है। मैं क्या कर रहा हूँ? m और v दोनों को ले जा रहा हूँ नीचे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ क्या रह जाएगा? अकेला r रह जाएगा। तो r इज NH/2π इंटू m इंटू v, v की वैल्यू यहाँ से रख दिया,
ठीक है। अब देखते जाओ, अब मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और सभी का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते जाओ क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं, 4 4 कैंसिल हो सकता है, पाई पाई कैंसिल हो सकता है, एम एम कैंसिल हो सकता है, बस। अब ये r इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, देखो खुद से भी कर सकते हो कैलकुलेशन, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये r स्क्वायर ये कैंसिल कर देगा तो r बन जाएगा। अब यहाँ रखो तो क्या हुआ, एन स्क्वायर एच एप्सिलॉन नॉट बाय पाई एम जेड स्क्वायर, सबको ठीक तरीके से रिप्लेस कर लो, एप्सिलॉन नॉट चल जाएगा ऊपर, z यहाँ रह जाएगा, तो ये आ गया फॉर्मूला, बिल्कुल सिंपल। अब यहाँ से देखते जाओ, एच एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई, ये सारे टर्म क्या है, कांस्टेंट, तो क्या दिख रहा है, केवल n और z, यही एक ऐसा चीज़ है जो चेंज हो सकता है, जैसे nth ऑर्बिट n 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। z हाइड्रोजन है तो 1, हीलियम है तो 2, लिथियम है तो 3, तो z की वैल्यू एटॉमिक नंबर है ये, ठीक है। तो r किस पे डिपेंड कर रहा है, n स्क्वायर बाई z पे। अब बाकी टर्म जो दिख रहे हैं उसको मैंने कांस्टेंट बना दिया r0, ठीक है, तो बाकी सबको मैंने r0 लिख दिया है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट निकल के आ रहा है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है, r इक्वल्स टू r0 n स्क्वायर बाई z, वेर r0 इसको जब सॉल्व करोगे, क्योंकि एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम आएगा, ठीक है। ये हो गई r, रेडियस इन nth ऑर्बिट, तो n को चेंज करो रेडियस मिल जाएगा। तो केवल और केवल ये याद रखना है, कैसे सॉल्व करके लाया हमने, फोर्स एंड एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करके v और r हमने फाइंड कर लिया। अब r आ गया, v निकालना है, तो देखो इस इक्वेशन 3 में r यहाँ दिख रहा है, तो ये वाली r की वैल्यू यहाँ रख दो, तो नाउ पुट वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 3, हमें ये मिलता है, ठीक है। इसको स्क्वायर करो, जो कैंसिल हो रहा है उसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आंसर ये आ जाता है, z ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू n आ जाएगा। अब इसको भी देखो ध्यान से, ये भी कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट, ये सारे टर्म कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट ही था, तो z बाय n के प्रोपोर्शनल हो गया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z बाय n, तो उस सारे टर्म को मैंने v0 बना दिया। हाइड्रोजन के लिए अगर सॉल्व करो n इक्वल्स टू 1 लगा के, तो v0 इक्वल्स टू c मतलब स्पीड ऑफ लाइट बाय 137 आता है, विच इज़ रफली 2.2 10⁶ मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बस यही है, इसको रिप्लेस कर लो z बाय n, ये n स्क्वायर बाय z, ठीक है। तो हमने ये दोनों तो फाइंड कर ही लिया। अब आती है बारी एनर्जी की, ठीक है। तो एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, देखते जाओ। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों चार्जेस हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हो, माइनस के Q1 Q2 बाय आर, माइनस क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी माइनस के Q1 Q2 बाय आर होता है। आर आपने निकाल लिया है, तो आर बिकम्स फंक्शन ऑफ एन एन जेड, तो पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स फंक्शन ऑफ एन एन जेड। अब आपने स्पीड निकाल रखा है, क्योंकि ये घूम रहा है, तो मोशन में होने के कारण कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, वी आपने निकाल लिया एन और जेड के टर्म्स में, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों आ गए, दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी आ जाएगा किसी भी nth ऑर्बिट में। तो यही हम आगे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। कॉपीज अब एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाय आर करेंगे, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर, माइनस क्यू बिकॉज इट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी में भी माइनस आ गया। अब ये जो आर है, आर, इस आर को कहाँ से रिप्लेस करेंगे, जो हमने डिराइव किया पीछे, उसको जब देखो ये फॉर्मूला वही आया है, मैंने इसको रेसिप्रोकल करके यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो ये टर्म आ जाता है। देखो ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये समझना है कि ये डिपेंड कैसे कर रहा है, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो रहा है, ठीक है। ये सारे टर्म क्या है, ये सारे टर्म कांस्टेंट है, ऑल राइट। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, और वी हमने एज जेड और एन के टर्म्स में डिराइव कर रखा है, उसका स्क्वायर करोगे तो इस तरह से डिपेंड करेगा। फिर से इसको लिख लिया गया रीअरेंज करके, तो दिस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। ये जेड है,
जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी पता है, पोटेंशियल एनर्जी पता है, तो टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम होता है। ऑल राइट, तो इनको जोड़ दो। जब जोड़ोगे देखो ये सब बिल्कुल सेम टू सेम सारा नंबर दिख रहा है, सिर्फ यहाँ -1/4 है, यहाँ +1/8 है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये इसका हाफ है ना, तो हाफ है और वो वैल्यू प्लस में है, तो 1 जो उससे बड़ा है वो वैल्यू माइनस में है, तो माइनस ऑफ हाफ हो गया ये। ठीक है, खैर आप सॉल्व कर लो, फ्रैक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। अब यहाँ देखो क्या निकल के आया, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को देखते हैं। ये जो टर्म है, ये टर्म, ये भी ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन बाकी जो टर्म्स दिख रहे हैं आपको, ये टर्म सारे कांस्टेंट है। इसको हम सॉल्व जब करते हैं तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा नंबर आता है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन विच यू हैव टू लर्न, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब देखो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन और ये रिलेशन, इन तीनों को आपस में देखना है बिल्कुल ध्यान से। देखो ये टर्म और ये टर्म देखो तो ये इसका हाफ है, तो आप E को क्या लिख सकते हो, U/2, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका आधा क्या होगा, टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी देखो, एक प्लस है एक माइनस है, और बाकी सारे टर्म बिल्कुल सेम टू सेम है, तो आप माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी करोगे तो वो क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी। तो ये भी रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, E = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया टोटल एनर्जी। ठीक है, अब अगर टोटल एनर्जी आपको पता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसका डबल, पोटेंशियल एनर्जी = डबल ऑफ टोटल एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज = माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, यही है पॉइंट, कॉपी करना। तो अभी तक हमने पढ़ा कि रेडियस कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी, फिर उससे हमने पोटेंशियल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ एन और जेड। ठीक है, अच्छा अब देखो एंगुलर वेलोसिटी इसमें पढ़ेंगे। एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एन और जेड। तो एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, V/r लिख सकते हैं सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट से, राइट। अब ये जो V है, V किस पे डिपेंडेंट था, V प्रोपोर्शनल था Z/n के, और R प्रोपोर्शनल था n²/z के। तो देखो डिनोमिनेटर में Z है, ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये प्रोपोर्शनल बन जाएगा, प्रोपोर्शनल टू Z², ये Z चल जाएगा ऊपर और n आ जाएगा नीचे /n³। तो एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स प्रोपोर्शनल टू Z²/n³। अब इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि आप टाइम पीरियड का डिपेंडेंस निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ω। टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ω, है ना। तो 2π/ω होने के कारण इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ये इसके ओमेगा के, तो इसको लिख सकते हो n³/z² के प्रोपोर्शनल होगा टाइम पीरियड। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन देखो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए। सपोज हाइड्रोजन में n = 1 पे टाइम पीरियड जो है इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन का वो T0 है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है फॉर हीलियम एटम n = 3 पर टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा तो देखो इसको डायरेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल डायरेक्ट। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n³/z²। तो सिंपल आप लिख सकते हैं टाइम पीरियड, जो पहला टाइम पीरियड था उसके n³ कितना दे रखा है, 3 का क्यूब बाई हीलियम का z क्या होता है, हीलियम का z 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर, तो कितना टाइम्स हो गया, 27/4 टाइम्स हो गया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये पॉइंट हो गई। अब हम देखेंगे कि हर लेवल में एनर्जी क्या होगी। ठीक है, क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल लिया, टोटल एनर्जी की वैल्यू निकाल लिया, तो हर एनर्जी लेवल में टोटल एनर्जी कितनी होगी
इसको फाइंड करेंगे और उसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम देखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे एनर्जी लेवल्स इन बोर मॉडल, एनर्जी लेवल्स इन बोर मॉडल। देखो हमने एनर्जी का फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, -13.6 Z²/n²। अब इस फॉर्मूले से क्या पता चलेगा कि सारी एनर्जीज पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन की, है ना। आप क्योंकि ये एनर्जी n पे डिपेंड कर रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ये वाली वैल्यू हो गई 13.6 के। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या बताया था कि मॉडर्न फिजिक्स में एनर्जीज जो है वो क्वांटाइज्ड होते हैं, सारे पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकते। इन काइनेटिक एनर्जी भी आपने देखा कि वो भी डिपेंड कर रहा है n पे। तो काइनेटिक एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, पोटेंशियल एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, टोटल एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। क्वांटाइज मतलब एक इंटीग्रल मल्टीपल होगी किसी एक वैल्यू की। तो देखते हैं किसके इंटीग्रल मल्टीपल होने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल आई टेक फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम अगर आप लोगे तो Z की वैल्यू क्या हो गई 1, तो Z इक्वल्स टू 1 हो गया ये, ठीक है। तो फॉर n इक्वल्स टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? देखो ये 1 है, ये 1 है, तो कितना हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जब इसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, n इक्वल्स टू 1 इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब जब n इक्वल्स टू 2 रखोगे, n इक्वल्स टू जब 2 रखेंगे तो n की वैल्यू वहां पे 2 रख दो। तो 2 रखने के बाद क्या दिखेगा, देखो 2 रखो तो यहाँ 4 हो गया, 4 से डिवाइड कर दो बिकॉज Z1 लेके चले हैं, हाइड्रोजन के लिए है। तो 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इसको डिवाइड करके देख लेना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है। इसे बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। सिमिलरली n इक्वल्स टू 3 पे क्या होगी इसकी वैल्यू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। n इक्वल्स टू 4 रखो और उसको डिवाइड करो तो क्या आएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये वैल्यू होती है। तो ये वैल्यूज सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ट्रू है। फॉर हाइड्रोजन एटम दिस इज एनर्जी एट द ग्राउंड स्टेट, दैट इज फॉर n इक्वल्स टू 1 पे। फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे n इक्वल्स टू 2 होगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे n इक्वल्स टू 3 होगा, और ये इसकी वैल्यूज होंगी, ठीक है। ये एनर्जीज हो गया। तो इसको बोलेंगे एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स। अब सुनो, अगर इनको प्लॉट करो तो देखो जरा, पहले जो गैप है उसके बाद आगे जाकर गैप धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसको मैं प्लॉट करूं यहाँ पर, तो ये हो गया ग्राउंड स्टेट, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब नेक्स्ट हायर जो है वो बहुत ही ज़्यादा गैप है, 10.2 की वैल्यू है ये, देख लो, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद देखो और कम हो गया फिर गैप, तो अब इतना दूर ले लो, ठीक है। तो -1.51, उसके बाद -0.85, फिर इसी तरह से और वैल्यूज आएंगी और कम होने लगेगी ये वैल्यू, जिसका जो गैप है वो और कम होने लगेगा, और कम, -0.85, और इसी तरह से ऐसे कम होते 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 अल्टीमेटली यहाँ पर इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा ये, ठीक है। दिस इज 0 कब है, एट इन्फिनिटी। अब उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा, कंटिन्यूअस मतलब सारे वेवलेंथ, कलेक्टिव सारे वेवलेंथ मिलेगा यहाँ पे। तो ये है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और ये वाली वैल्यूज क्या है, इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब सुनो, अब अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल्स टू 2 है, ये n इक्वल्स टू 3 है, ये n इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ था
और ये n=2 से 1 पे आएगा, तो ट्रांजिशन हो रही है इसकी, तो ये हायर से लोअर आ रहा है ना, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल आ रहा है। तो ऐसे में बोर ने कहा कि जब ऐसा होगा तो फोटोन निकलेगा और एनर्जी लिबरेट होगी, ठीक है, तो इसमें आपको एनर्जी मिलेगी ऐसे। सिमिलरली ये यहाँ से भी यहाँ आ सकता है, कहाँ से, 3 से 1 आ सकता है, या फिर 4 से 1 आ सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है, किसी भी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में अगर आएगा तो फोटोन लिबरेट होगी, ठीक है। तो इस सीरीज की जो फोटोन है, जो स्पेक्ट्रम है, उसको लाइमन ने ऑब्जर्व किया था, तो उसने अपना नाम दे दिया लाइमन सीरीज। तो जब भी लाइमन सीरीज किसी क्वेश्चन में लिखा हो तो इसका एक मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फाइनल जो स्टेट है, फाइनल, वो n=1 होगा, ग्राउंड होगा, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर फाइनल स्टेट अगर n=2 है तो वो कहाँ से आ सकता है, 3 से, 4 से, 5 से एंड सो ऑन, ऐसे। तो इस सीरीज का नाम होगा बामर ने इसको ऑब्जर्व किया था, ठीक है। और आप केमिस्ट्री में डिटेल में इसको पढ़े होंगे, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फाइंड वगैरह, तो मैं उतना डिटेल में नहीं बता रहा आपको, लेकिन ये दो बस आप जान लो, अगर ये दोनों वर्ड्स लिखे हों तो इसका क्या मतलब होगा, कहाँ से कहाँ तक की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब अभी मैंने कहा कि यहाँ से फोटोन निकलेगा, ये फोटोन निकलेगा, तो इसको जरा मैथमेटिकली समझ लेते हैं, इस पॉइंट को मैथमेटिकली समझते हैं कि जब एनर्जी का गैप मिल रहा है आपको, एनर्जी का गैप मिल रहा है, तो आपको इनिशियल एनर्जी ज़्यादा है और फाइनल एनर्जी कम है। इस टाइप के एमिशन को क्या बोलेंगे, मतलब इस टाइप के जो वैल्यू मिलेगी स्पेक्ट्रम को क्या मिलेगी, फाइनल ज़्यादा इनिशियल कम, नीचे आ रहा है तो आपको बाहर मिलेगा, तो इसको एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब क्योंकि ये फोटोन के फॉर्म में एनर्जी मिलने वाला है, तो किस फ्रीक्वेंसी की मिलेगी, किस वेवलेंथ का मिलेगा, ये आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकालेंगे। तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, h न्यू या फिर hc/λ। अच्छा, अब इनिशियल अगर वो n इनिशियल स्टेट में था, ठीक है ना, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, -13.6 n इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। और मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ, हाइड्रोजन के लिए नहीं, जनरलाइज कर देता हूँ, तो यहाँ पे z² भी ले लेता हूँ मैं, ठीक है, -13.6 z² n फाइनल का स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, इनिशियल एनर्जी स्टेट इस फॉर्मूले से लिख रहा हूँ यहाँ पर, और फाइनल एनर्जी स्टेट इस फॉर्मूले से ही लिख रहा हूँ, ठीक है। बस n की जगह इनिशियल और फाइनल ले लिया। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ से वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, किस वेवलेंथ का फोटोन हमें मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, ये माइनस और ये माइनस, प्लस हो गया, तो 13.6 बाहर ले लिया, और z² ये भी बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा, 1 फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। अब इस hc को भी नीचे ले आओ, hc, तो ये क्या बन जाएगा, 1/λ। तो ये फॉर्मूला मिल गया आपको, अगर आपको वेवलेंथ पता करना है कि कौन सा वेवलेंथ निकलेगा, अगर आपको इनिशियल और फाइनल स्टेट पता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो 13.6 और hc, ये तीनों ही टर्म क्या है, एक कांस्टेंट है, राइट, कांस्टेंट। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए इसकी वैल्यू r ले सकते हैं, रीडबर्ग कांस्टेंट इसको बोलते हैं, रीडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। तो 1 ये हो गया, इसको आप फॉर्मूले की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करेंगे आगे। तो ये है
एनर्जी लेवल्स इन बोर मॉडल। ठीक, इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 3 स्टेट है एनर्जी लेवल, एक n=1 है, n=2 है और n=3 है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि जब यहाँ से यहाँ एक वेवलेंथ, एक्चुअली n=3 से n=1 पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन करता है, और करने का इसके पास 2 मेथड है, 2 तरीका है। एक 3 से 2 आया, फिर 2 से 1 आया, और एक डायरेक्ट ट्रांजिट कर गया। ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है, इसमें λ1 एमिट होता है वेवलेंथ, इसमें λ2 एमिट होता है, और इसमें λ3 एमिट होता है। तो आपको इन तीनों वेवलेंथ में रिलेशन स्टैब्लिश करना है। रिलेट λ1, λ2 एंड λ3। ठीक है, इन तीनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है। अब देखो, इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है कि इन दोनों वेवलेंथ को जोड़ देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। नहीं, वेवलेंथ क्वांटाइज नहीं था, क्वांटाइज क्या था, एनर्जी। तो आपको एनर्जी क्वांटाइज करना है। तो वो कैसे, यहाँ पे जो एनर्जी मिलेगी और यहाँ से जो एनर्जी मिलेगी, इन दोनों का सम इनके एनर्जी के लेवल के बराबर होगा। समझ में आई बात? तो आप कैसे लिखोगे, देखो, डेल्टा E1 प्लस डेल्टा E2 इज इक्वल्स टू डेल्टा E3। अब डेल्टा E1 कैसे लिखेंगे आप, यहाँ से यहाँ की एनर्जी है, वो कैसे लिखेंगे, एनर्जी का जो गैप है, एनर्जी वो वेवलेंथ के फॉर्म में आपको मिल रहा है ना, फोटोन के फॉर्म में। तो फोटोन की एनर्जी क्या होती है, hc/λ, और यहाँ क्या लिखोगे, hc/λ2, और यहाँ क्या लिखोगे, hc/λ3। तो देखो ध्यान से, hc कैंसिल हो जाएगा, और रिलेशन क्या आ गया, 1/λ प्लस 1/λ2 इक्वल्स टू 1/λ3। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये देखो रेजिस्टेंस जैसा ही हो गया। तो λ3 इज इक्वल्स टू λ1 λ2 बाय λ1 प्लस λ2। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसको आप लिख ले, ये रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन से आपको थ्योरी भी देना चाहता हूँ मैं आपको, और ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जरा देखते हैं इस पॉइंट को। देखो कि जो भी हमारे एनर्जी के लेवल्स हैं, एनर्जी में जो आंसर आया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर उसके ऊपर आया 3.4, 0.85, जो भी आंसर आया था एनर्जी लेवल्स का, वो तभी ट्रू है जब रेफरेंस इन्फिनिटी पे है। अगर आप रेफरेंस चेंज कर देते हैं तो टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे चेंज हो जाएंगे। जरा देखते हैं, अगर रेफरेंस लेवल आप ग्राउंड को मान लो, इफ ग्राउंड इज द न्यू रेफरेंस लेवल, देन फाइंड फॉर n=2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, काइनेटिक एंड टोटल एनर्जी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो जरा रेफरेंस जब इन्फिनिटी पे था, रेफरेंस व्हेन इन्फिनिटी, ठीक है, उस समय एनर्जी की वैल्यू क्या थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहाँ पर, n=1 पे। ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट है ना ये, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट को रेफरेंस बना रहे हैं, तो पहले पता तो करें कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो इसका डबल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया। अब इसको अगर रेफरेंस बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। व्हेन रेफरेंस देन U बिकम 0। तो ये 0 कैसे होगा, बाय एडिंग +27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सारे एनर्जी लेवल्स को आप ऊपर का कर दोगे, अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो जरा चेक करते हैं। इसी समय अर्लियर फॉर n=2, E की वैल्यू क्या होगी, माइनस, इसको 4 से डिवाइड करो तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ E। तो 2 टाइम्स इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पहले था, कब, जब रेफरेंस इन्फिनिटी पे था। और काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होता है, मतलब 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये अर्लियर है।
नाउ न्यू सिचुएशन, न्यू सिचुएशन क्या है, रेफरेंस इज ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अगर रेफरेंस ग्राउंड स्टेट लेते हो तो नई टोटल एनर्जी क्या होगी, नई पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि हर वैल्यू को शिफ्ट कितना करना है, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से शिफ्ट करना है। तो पहले क्या था, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब उसको शिफ्ट करोगे तो +27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाए, तो इसका आंसर लिख लेंगे। फिर यहाँ पे -3.4 प्लस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। ये टोटल एनर्जी। अब इसको इससे कर लो सबट्रैक्ट, तो क्या आंसर होगा, ये 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको सबट्रैक्ट करो तो ये हो गया 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इसका डिफरेंस होगा, है ना, इसका डिफरेंस। जब इसका डिफरेंस निकालोगे, देखो यहाँ से डिफरेंस निकालोगे तो इसका आंसर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा। यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि इसका डबल हम इसको सबट्रैक्ट कर दें तो आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ बड़ा ही इंपॉर्टेंट पता चला कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा। देखो, ये देखो, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेवर डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम, इजंट इट, इट इज़ अ पोटेंशियल एनर्जी विच डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी जो पहले था अभी भी वही है। आप रेफरेंस इन्फिनिटी रखो, 2 रखो, 3 रखो, कहीं भी रखो, जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की वो वही रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी वही रहेगा। तो ये वेरीफाई भी हो गया कंसेप्चुअली। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे बिना किसी को जोड़े घटाए, तो सिर्फ पोटेंशियल और काइनेटिक ही चेंज होगा अगर आप रेफरेंस चेंज कर देंगे तो, ठीक है। तो कॉपी करो। तो हमने देखा कि अगर रेफरेंस लेवल चेंज करते हैं तो रेफरेंस लेवल चेंज करने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, टोटल एनर्जी चेंज हो जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। क्यों, क्योंकि वो रेफरेंस फ्रेम में डिपेंड नहीं करता है। अब इसमें आगे पढ़ेंगे कि एक्साइटेशन कराने के लिए हमारे पास एक और मेथड है, वो है कोलिजन। कोलिजन करा के भी एक्साइटेशन किया जा सकता है। तो देखते हैं कैसे। सपोज ये एक एटम है, ये एक एटम है और इसमें एक न्यूट्रॉन या कोई भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल को वेरी हाई स्पीड में इसको इसके तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इससे जब ये कोलाइड करेगा तो कोलिजन इन इलास्टिक नेचर की होगी, इन इलास्टिक नेचर की कोलिजन ही होगी यहाँ पर। और इन इलास्टिक नेचर की कोलिजन होने के कारण जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट and this energy of this is lost and this energy is used up in excitation, ठीक है। kinetic energy lost which is used in excitation, ठीक है, एक्साइटेशन में यूज हो जाता है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ होंगी। सबसे पहला चीज़ कि ये आप पार्टिकल नेचर का इसको ट्रीट करेंगे, इसको पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे। और अगर ये पार्टिकल है तो मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल में सारे कंजर्वेशन लॉज वैलिड होते हैं। तो यहाँ पर आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, ये वैलिड। नंबर 2 एनर्जी कंजर्वेशन, ये 2 कंजर्वेशन लॉज यहाँ पर आप लगाओगे, ठीक है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था पहले लेक्चर में कि ऑल टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन आर वैलिड हो गई है, ठीक है। इसको पार्टिकल नेचर का ट्रीट किया जाता है और सारे कंजर्वेशन लॉज वैलिड हैं। तो इस टॉपिक को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ पर। क्वेश्चन ये है कि एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम एट ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट में है और
इसमें एक न्यूट्रॉन को इसके तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है वेरी हाई स्पीड से, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी होनी चाहिए सो दैट हाइड्रोजन जस्ट नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए, ये क्वेश्चन है। फाइंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी सच दैट हाइड्रोजन is excited to first excited state, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब जरा देखते हैं कि एक्साइटेशन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू क्या होगी 2 और ग्राउंड में n की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर एनर्जी का गैप कितना था, देख लो वैल्यूज़, इसका गैप आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें ये मिस्टेकनली आप इस पॉइंट को मिस्टेक कर सकते हो, यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है आपसे किस बारे में, कि शायद ये जो एनर्जी है उतनी ही इस न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फ्री है और ये भी फ्री है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इनके मोमेंटम कंजर्वेशन में भी यूज़ हो जाएगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना होगा आपको। इसीलिए मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट इक्वल टू 10.2, नो। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड होगा और एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड होगा, ठीक है। तो इसको ट्राई करो, फिर इसको सॉल्व करता हूँ मैं। तो फिर ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं इसका कैसे सॉल्व करना है। देखो, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है उसको सेम ले सकते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन के, ठीक है, ये ले सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट दोनों का मास सेम होता है, तो सेम है तो क्या क्या लगा सकते हैं। सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व होगा, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है mv0, फाइनल मोमेंटम क्या है mv1 mv2। अब यहाँ से m कैंसिल हो गया, तो रिलेशन क्या हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी क्या है हाफ mv0 स्क्वायर, फाइनल एनर्जी क्या है हाफ mv1 स्क्वायर, हाफ mv2 स्क्वायर। अब देखो ध्यान रखो कि जब ये मूव कर रहे हैं ना कोलिजन के बाद, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी तो आपने लिख लिया, पर साथ ही साथ क्योंकि कोलिजन इनइलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस भी होगा एनर्जी में, और यही एनर्जी कहाँ यूज़ हो जाएगा, ये एनर्जी यूज़ हो जाएगा एक्साइटेशन में, है ना। तो एक्साइटेशन के लिए ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्साइटेशन कराना है, इसीलिए ये एनर्जी जो लॉस हो रहा है वो उसी में यूज़ हो जाएगा, राइट। ओके, अब यहाँ से यूज़ करके एक रिलेशन कंक्लूड करते हैं, हाफ m कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे 2/m आ जाएगा, है ना। तो v0 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा E/m, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो v0 क्या है v1 प्लस v2, तो अगर v1 प्लस v2 को यहाँ रख दो तो v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो है ही, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या लिख सकते हो 2ab इक्वल्स टू 2 डेल्टा E/m, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया एक रिलेशन। अब एक नोट करके लिखो एक मैथमेटिकल कोरोलरी में कि a माइनस बी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, है ना, ये आपने पढ़ रखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। अब इसके जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो v1 प्लस v2 की जगह v0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे v0 आ गया,
वी नॉट का स्क्वायर माइनस 4v1 v2। ऑलराइट, अब देखते जाओ, क्योंकि इधर का साइड होल स्क्वायर है तो ये पूरा पॉजिटिव है, तो आप कह सकते हो कि ये भी पॉजिटिव होगा, है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दिस इंप्लाइज वी नॉट स्क्वायर माइनस 4v1 v2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो वी नॉट स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4v1 v2। अब v1 v2 की वैल्यू क्या है, डेल्टा ई बाई एम। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, 4 डेल्टा ई बाई एम, है ना। v1 इंटू वी टू, यहाँ से 2 कैंसिल कर लो, है ना। तो डेल्टा ई बाई एम आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब सुनो, अब मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम, और क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, ना कि वेलोसिटी। तो इसके जगह क्या लिख सकते हो, हाफ एम मल्टीप्लाई कर दो, हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो मिनिमम है, अगर मिनिमम तो ये इक्वल हो जाएगा, सही है। अब हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, 2 डेल्टा ई, ये आ गया। तो यही चीज़ तो काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ क्या लिखोगे, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा ई। तो इतनी चाहिए। अब डेल्टा ई क्या था, डेल्टा ई n1 से n2 जाने का जो एनर्जी है वो है ना। तो वो कितना है, 10.2। तो देखो 10.2 नहीं चाहिए, 10.2 से डबल चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू एक्साइट हाइड्रोजन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू नेक्स्ट हायर स्टेट, और वो न्यूट्रॉन के कोलिजन के कारण। तो कोलिजन से भी आप एक्साइटेशन करा सकते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, जिसमें इतने लॉन्ग मेथड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कॉपी करो। मेथड टू पता करने के लिए आपको सेंटर ऑफ मास के थोड़े कंसेप्ट ध्यान रखने पड़ेंगे। सेंटर ऑफ मास में हमने पढ़ा था कि अगर काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस होना है तो वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में होता है ना। या फिर ऐसे समझ लो कि 2 पार्टिकल्स हैं और उनके बीच में कोलिजन हो रही है, और कोलिजन से मुझे मैक्सिमम एनर्जी निकालना है, तभी तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आपको चाहिए होगा। जब आप मिनिमम काइनेटिक एनर्जी लाओगे तो मैक्सिमम लॉस होगा, तभी तो एक्साइट हो पाएगा। तो अगर 2 बॉडी कोलाइड करते हैं और कोलिजन इनइलास्टिक है, तो मैक्सिमम लॉस तभी होगा जब कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक होगी, ठीक है। तो सेंटर मास फ्रेम से उसको करने से काफ़ी आसान हो जाएगा। तो मैक्सिमम लॉस मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये शॉर्टकट इसको आप याद रख लेना, ये होगा हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, वेयर म्यू इज कॉल्ड रिड्यूस मास। तो रिड्यूस मास इक्वल्स टू m1 m2 m1 प्लस m2, ये इसको क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड मास, ठीक है। ये आपको कंसेप्ट यूज करना है। तो देखो सिंपल एक लाइन में आंसर हो जाएगा। कैसे, मैक्सिमम लॉस, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस जो होगा वही एक्साइटेशन में यूज हो जाएगा, है ना। जो लॉस होगा वो यूज हो जाएगा, ना कि काइनेटिक एनर्जी, समझ रहे हो। तो जो मैक्सिमम लॉस होगी ना काइनेटिक एनर्जी, वो एक्साइटेशन में यूज हो जाएगी, ठीक है। और आपको मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए कि कम से कम कितनी एनर्जी हो कि वो एक्साइट हो जाए। तो देखो मैक्सिमम लॉस कैसे लिखेंगे, हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा ई। तो यहाँ क्या लिखोगे, हाफ, क्योंकि दोनों का मास सेम है, तो m1 और m2 सेम है, वी रिलेटिव। तो इनिशियली दूसरा तो रेस्ट पर ही था, तो वी नॉट हुआ, इक्वल्स टू डेल्टा ई। अब देखो इससे क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा 2 और एक mm कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ इंटू m/2 इंटू
वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा ई। अब एक 2 को उधर भेज दो तो हाफ एम वी स्क्वायर ही तो है काइनेटिक एनर्जी, है ना, डायरेक्ट लिख दो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इज 2 डेल्टा ई, ये डायरेक्ट आ गया देखो। तो ये भी कंसेप्ट आप लगा सकते हैं, ये कोलिजन के कंसेप्ट से मैंने किया कि मैक्सिमम लॉस तब होगा जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगी और सारी की सारी एनर्जी उसकी एक्साइटेशन में यूज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये है मेथड। अब सुनो, इसमें हमने कंक्लूजन जो निकालना है वो सीखो। जब भी एक्साइटेशन की बात होगी, कोलिजन की बात होगी, तो आपको एक मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, ठीक है। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में ये दोनों कंसेप्ट वैलिड होते हैं, ठीक है। कॉपी। चलिए फिर अब कुछ सिचुएशन ऐसा लेते हैं जो हाइपोथेटिकल है, मतलब ऐसा क्वेश्चन में मेंशन होगा कि मान लेते हैं ऐसी सिस्टम है, उसके बाद एक वर्ड लिखा रहेगा कि बोर मॉडल इज वैलिड। तो बताओ रेडियस क्या होगा, स्पीड क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं एग्जांपल से लेकर कि मान लेते हैं कि एक सिस्टम है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस के ln r है, ठीक है, एंड बोर मॉडल इज वैलिड, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है आर क्या है, वी क्या है, टोटल एनर्जी क्या है, ये फाइंड करना है। तो देखो जी, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कभी भी ऐसी सिचुएशन गिवन होगी तो आपको फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, फोर्स। अब फोर्स कैसे निकालें, फोर्स आपको पता है कि वो होता है F इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी गिवन है। तो फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, माइनस डी यू बाई डी आर। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो माइनस माइनस प्लस हो गया और एल एन आर का डिफरेंशिएशन 1 बाई आर हो गया, दिस इज एफ, ठीक है। अब इसी के कारण क्या मिलेगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो k बाई आर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, आर आर कैंसिल, तो v इक्वल्स टू क्या आ गया, k बाई एम, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मुझे और क्या क्या निकालना है, हाँ अब मुझे R निकालना है। तो उसके लिए मुझे बोर का वो रिलेशन लिखना पड़ेगा जो NH/2π होता है। ये एक सिचुएशन, ये एक सिचुएशन हमेशा वैलिड होगी जब भी बोर मॉडल लिखा रहेगा, ठीक है। तो एम वी आर इक्वल्स टू NH/2π, यहाँ से V की वैल्यू रख दो तो m इंटू रूट अंडर k बाई एम, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, NH/2π, तो ये कैंसिल हो गए। तो इसको आप काटोगे तो इधर रूट आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से R क्या लिखोगे, R इक्वल्स टू NH, R इक्वल्स टू NH/2π बाई रूट एम के, ठीक है। यहाँ से इन दोनों को नीचे भेज दिया मैंने। तो R ऑफ nth ऑर्बिट इज दिस, ठीक है। ये V हो गया जो कि n पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम के बाई एम, तो ये कैंसिल हो गया, तो k बाई 2, ठीक है। अब क्या बचा, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड करने की जरूरत है नहीं, क्वेश्चन में गिवन है, माइनस के एल एन आर प्लस k बाई 2 इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, ये हो गया, ठीक है। तो कॉपी कर लो। अब आगे एक मैं कंसेप्ट आपको देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी तक जितने भी हमने सॉल्व किए वो देखा कि न्यूक्लियस जो है वो फिक्स होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अगर एक ऐसी सिचुएशन दे दी जाए जो दोनों ही पार्टिकल घूम रहे हों, है ना, मान लो ये m1 है और ये m2 है, इनमें कोलम्बिक फोर्स ही लग रहा है, ये ZE है और ये E है और इनके बीच का डिस्टेंस R है और ये फिक्स नहीं है, दोनों मूव कर सकते हैं, ऐसा गिवन है, मतलब फ्री है। जैसे दो स्टार सिस्टम होता है, बाइनरी स्टार, दोनों घूम रहे होते हैं, है ना। उसी तरह से यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट किया जा सकता है कि दो एटम्स है,
या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पार्टिकल है, कोई एक पार्टिकल है, आगे आपको पता चलता है क्या उसको बोलते हैं, म्यू मेसॉन वगैरह बोलते हैं। खैर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है और वो दोनों फ्री हैं और वो घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तब बताना है आपको कि उसकी एनर्जी क्या होगी, रेडियस क्या होगा, स्पीड क्या होगा। अगर ये सब पूछा जाए तो कैसे करेंगे उसको। तो उस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक कंसेप्ट ध्यान रखना होता है कि सेंटर ऑफ मास इनका चेंज नहीं होगा, तो सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस r1 ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस r2 ले लेते हैं, तो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा। तो फ्रॉम सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट यू कैन से m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2 एंड r1 प्लस r2 इक्वल्स टू r। तो इनको सॉल्व करोगे, सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से आपको पता होगा r1 को क्या लिख सकते हैं, है ना, इनको रिप्लेस कर दो मास के टर्म्स में, तो आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू r और r2 इक्वल्स टू m1 बाई, ये सब सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट से मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। अब इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रिवॉल्व करना शुरू करेंगे, ये ऐसे घूम रहे होंगे ऐसे, इनको बाइनरी स्टार सिस्टम बोलते हैं, बाइनरी स्टार सिस्टम जैसा ही है, ठीक है। तो अब मैं किसी एक के लिए लिख रहा हूँ, तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा और बोर मॉडल वैलिड है, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा तो इसके लिए लिख लेते हैं। तो क्या लग रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² बाई r², ये क्या हो गया, फोर्स, दैट इज इक्वल्स टू mv², है ना। अब इसमें ओमेगा के टर्म में लिख लेते हैं, ओमेगा m ओमेगा² r क्या है, r1। अब r1 यहाँ से लिखोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, तो m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू r, ठीक है, इंटू ओमेगा² r, ये आ जाएगा, सही है। इधर आ गया वो सेम टू सेम, ऐसे ही लिख लो। चलो इसको v के टर्म्स में लिखना है ताकि रिलेट कर सको, तो चलो v के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो v1² बाई r, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, v² बाई r। अब इन दोनों को जब रिलेट करोगे तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल वैसा ही रिलेशन था, सिर्फ m की जगह क्या आ गया, रिड्यूस मास। तो इसको रिड्यूस मास बोलते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, रिड्यूस मास। तो यू कैन रिप्लेस ऑल द फॉर्मूला विद रिड्यूस मास। अब इसकी एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू NH बाई 2 पाई, यही होता है। तो एंगुलर मोमेंटम को सीधा सीधा लिख सकते हो I ओमेगा इक्वल्स टू NH बाई 2 पाई, ठीक है। अब I क्या होगा, इस सिस्टम का I क्या होगा, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो तो इसको लिख सकते हैं म्यू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इक्वल्स टू NH बाई 2 पाई। तो देखो कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ m था वहाँ वहाँ रिड्यूस मास आ जाएगा, सिंपल ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब एनर्जी कैसे लिखोगे फिर, अब ये सिस्टम क्या है, ओमेगा से घूम रहा है ये पूरा सिस्टम, है ना, इसके अबाउट ओमेगा से घूम रहा है ये लिख सकते हो आप ओमेगा से। तो सिंपल लिख सकते हैं टोटल एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, वेयर I इक्वल्स टू म्यू आर स्क्वायर, और म्यू क्या है, m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ मैं आपको कि कभी भी दो पार्टिकल हो जो फ्री हो मूव करने के लिए, तो आपको सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा वहाँ पे। तो न्यूक्लियस का मास बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस को आप ऑलमोस्ट स्टेशनरी मान सकते हैं जब वो घूम रहा होगा चारों तरफ, तो न्यूक्लियस फिक्स रहेगा। लेकिन अगर ये भी घूमने लग जाए, ऐसे घूमने लग जाए, तो ऐसे केस में क्या करना होगा, सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट लगाना होगा, ठीक है।
अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि मैंने कहा था कि mvr इक्वल्स टू NH/2π, ये बोर ने प्रूव नहीं कर पाया था। उसने बोला कि ऐसा होगा, पर क्यों होगा, कैसे होगा, इसका प्रूफ नहीं था उसके पास। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्रूफ किसने वेरीफाई किया, को भी बताता हूँ। ओके, तो डी ब्रोगली की भी हाइपोथेसिस आ गई थी, और डी ब्रोगली ने कहा था कि मैटर वेव होता है। अगर एक पार्टिकल में मोमेंटम है तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड होगा, और अगर वेव है, मैटर वेव है, तो वो पार्टिकल में अगर इस कंसेप्ट को एटम में लगाया जाए, देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे चारों तरफ घूम रहा है इस न्यूक्लियस के, तो अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसमें पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। तो अगर वेव बनेगा तो मैटर वेव बनेगा, और मैटर वेव अगर बन रहा है तो वो स्टेशनरी वेव ही बन सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर अगर वो पहुंचता है और इंटरफेरेंस इस तरह से होगी तो वो स्टैंडिंग वेव ही क्रिएट करेगा। ये आप साउंड वेव के कंसेप्ट में सीखे होंगे कि ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को अगर आप ऑसिलेट कराएं तो यहाँ पे जो वेव बनेगा वो वेव इस रस्सी के लेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, है ना। तो यहाँ से कंसेप्ट हमने क्या सीखा है कि जितने भी वेव्स बनेंगे n लैम्डा, वो जब लौट कर आएगा टोटल कितनी लेंथ बनेगी, 2l। तो ये स्टैंडिंग वेव का कंसेप्ट है। उसी कंसेप्ट को डी ब्रोगली ने लगाया। अब देखो उसने क्या कहा कि यहाँ पे जो वेव बनेगा ऐसे, ऐसे जो वेव बनेगा वो स्टैंडिंग वेव बनेगा, और अगर स्टैंडिंग वेव बनेगा तो फॉर स्टैंडिंग वेव टू फॉर्म n लैम्डा हैज टू बी इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ दिस। इसका लेंथ क्या है, सर्कमफरेंस 2πr, ठीक है। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ को क्या लिख सकते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, है ना। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस यही था, और इस p को क्या लिख सकते हैं, mv। तो लैम्डा को रिप्लेस करो, तो n इंटू एच बाई एम वी इक्वल्स टू 2πr। तो देखो इसको उधर ले जाओ और 2π को नीचे ले आओ, तो क्या लिख सकते हैं, NH/2π इक्वल्स टू mvr। तो यही तो था, mvr इक्वल्स टू NH/2π। तो उसने इस पॉइंट को वेरीफाई कर दिया कि ये हो सकता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी, इसकी लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। देखो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि इट इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स ओनली। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, ठीक है। अब इस ड्रॉबैक को हटाने की जो जरूरत है, इस मॉडल को रिप्लेस करने की जरूरत है। तो इस मॉडल को रिप्लेस क्वांटम मॉडल से रिप्लेस किया जाता है, क्वांटम थ्योरी मॉडल। ये सारी चीज़ें आप डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मैं बस आइडिया देकर इसको कंक्लूड कर रहा हूँ थ्योरी को। फिर इसके बाद नया मॉडल क्या आया, क्वांटम मॉडल आया। अब क्वांटम मॉडल क्या है, श्रोडिंजर ने इसके इक्वेशन को सॉल्व किया और फाइनली उसने जो ऑपरेटर से सॉल्व किया वो ऑपरेटर उसने साई के नाम से डिनोट किया, साई। और साई का मतलब क्या है, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ, हाँ उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वेव नेचर भी होगी और पार्टिकल नेचर भी होगी। तो अगर वो वेव के तरह है तो वो उसकी एम्पलीट्यूड है, साई इज एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव, इलेक्ट्रॉनिक वेव। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ कंसेप्ट आ गया ना प्रोबेबिलिटी का, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट मॉडर्न में होता है। तो उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी
of finding electron depends on साई स्क्वायर, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। जब उस वो डिपेंड करेगा कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। इसका मतलब अभी तक हम रेडियस की बात कर रहे थे, ऑर्बिट की बात कर रहे थे, ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, लेकिन अब जहाँ इलेक्ट्रॉन मिल सकता है उस पॉइंट को बोलेंगे सब शेल, मतलब ऑर्बिट के अंदर भी एक और ऑर्बिट आ गया। ठीक है, तो ये काफ़ी बढ़िया मॉडल था और ये बारीकी में सारी बातें दे रहा था, तो इसी मॉडल को हम फॉलो करते हैं और यही हमारा मॉडर्न मॉडल है। ठीक है, तो दिस लेड टू कंसेप्ट ऑफ सब शेल, SPDF वगैरह आपको पता होगा, तो वो इसी कंसेप्ट से निकल के आता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की बात होती है क्वांटम मॉडल पे। तो ये था एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसके कंसेप्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट्स। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं मिसलेनियस जो आए हुए हैं और देखते हैं कि कैसे कंसेप्ट को रिलेट करना है। ओके, तो ये एक क्वेश्चन है हाइपोथेटिकल सिचुएशन वाली, देखो जरा ध्यान से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है इस तरह से, किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। आपको बोर मॉडल एप्लीकेबल है ये गिवन है और बताना है रेडियस nth ऑर्बिट का क्या होगा। ये 4 ऑप्शन है, किस तरह डिपेंड करेगा, बस डिपेंडेंसी बताना है। ठीक है, चलो तो कैसे ट्राई करेंगे इसको। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो E इंटू वी नॉट ln R बाई आर नॉट। पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब बताओ क्या करना है? फोर्स निकालना है। फोर्स कैसे निकलेगा? डिफरेंशिएशन करके। गुड, तो F इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर। डिफरेंशिएशन करो, ई वी नॉट कॉन्स्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? R बाई आर नॉट इंटू 1 बाई आर नॉट, है ना, यही होगा 1 बाई आर। ये आर नॉट ऊपर, आर नीचे, ऐसे, है ना। ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन, इसको डिवाइड करोगे तो रेसिप्रोकल होगा, आर नॉट बाई आर हो जाएगा। और फिर अंदर जाओगे तो 1 बाई आर नॉट का भी यहाँ पे डिफरेंशिएशन होकर आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो इसका क्या आंसर आ गया? माइनस है तो यहाँ पे मॉड ले लिया मैंने, मैग्नीट्यूड ले लिया बस, तो ई वी नॉट बाई आर। ठीक है, ये हो गया फोर्स। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? दिस गिव्स सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ आर और आर कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी कैन बी रिटन एज ई वी नॉट बाई एम एंड वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ई वी नॉट बाई एम, ऐसे। ठीक है, लेकिन मुझे आर चाहिए। अब आर को कैसे रिलेट करें? अब बोर मॉडल लगाएंगे, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। यहाँ पे v को रिप्लेस कर दो, तो m इंटू ई वी नॉट बाई एम का अंडर रूट इंटू आर एन एच बाई 2 पाई। ठीक है, अब देखो आपको r और n के बीच में रिलेशन चाहिए, तो देखो ध्यान से इधर, ये टर्म तो कांस्टेंट ही है सारे के सारे, ये टर्म भी कांस्टेंट है, तो आप क्या लिख सकते हैं? r इज प्रोपोर्शनल टू n, nth। तो इसमें अच्छा यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, तो r इज प्रोपोर्शनल टू n आ गया। ठीक है, क्योंकि ये v तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है किसी पे, ऑप्शन में नहीं था ये, वैसे मिस्टेक से लिखा हुआ, तो दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एनर्जी ऑफ 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल हीलियम एटम। मतलब अगर हीलियम एटम न्यूट्रल है तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 24.6। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ द इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रल, न्यूट्रल लिखा हुआ है, फ्रॉम न्यूट्रल हीलियम एटम विल बी। ठीक है, तो एक को निकालने में इतना है, दोनों निकल जाए, टोटल उसको
दोनों तरीके से निकाल कर रिमूव करना है ना, हीलियम है, तो टोटल एनर्जी कितनी चाहिए होगी। तो देखो एक एनर्जी तो ये रहा 24.6, और एक एनर्जी कहाँ से निकालेंगे। तो देखो अगर nth ऑर्बिट की एनर्जी याद करो तो उसको मैंने क्या लिखवाया था, z²/n², ऐसे लिखवाया था। अब एनर्जी -13.6 हीलियम है, हीलियम, तो हीलियम के लिए z की वैल्यू क्या है, 4, ठीक है। और किस ऑर्बिट में होता है हीलियम, एक पहले ही ऑर्बिट में होता है, तो 1², ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये माइनस है, ये इसकी एनर्जी है, किसकी, पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है, ठीक है। अगर इसको आपको निकाल के बाहर ले जाना है दोनों को, तो इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको देने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन 24.6 एक निकालने के लिए यूज़ हुआ था, तो वो भी ऐड करना पड़ेगा, प्लस 24.6, तो इसको जोड़ दो, तो टोटल एनर्जी 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे z²/n², z की वैल्यू 4 यहाँ पर पुट करना पड़े, z² की वैल्यू 4, क्योंकि z की वैल्यू 2 है, हीलियम है, ठीक। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक रेडियस दिया हुआ है, एक रेडियस ऑर्बिट का दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का, जो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है, ना कि हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, और वो क्या दिया हुआ है 4.5 R0, ये दिया हुआ है, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम इज 3h/2π, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। तो आपको क्या पता करना है कि जब एक पर्टिकुलर स्टेट में वो है, एंगुलर मोमेंटम अगर एक पर्टिकुलर स्टेट में है, तो वहाँ से जब वो डी एक्साइट होगा तो पॉसिबल वेवलेंथ क्या होगी, जब वो एटम डी एक्साइट होगा, मतलब वो लोअर लेवल में पहुँचेगा, तब वेवलेंथ क्या क्या निकल के आएगी, किसके टर्म में आंसर देना है, रीडबर्ग और प्लैंक कांस्टेंट के टर्म में। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखते जाओ। सबसे पहले हाइड्रोजन लाइक एटम लिखा है, ना कि हाइड्रोजन, तो आपको पहले z पता करना होगा। अब z पता करने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, रेडियस गिवन है। तो मैंने आपको क्या बताया था, रेडियस कैसे लिखते हैं, r = R0 n²/z, है ना, r = R0 n²/z। और एंगुलर मोमेंटम क्या गिवन है, 3h/2π। तो इस एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था, nh/2π, एंगुलर मोमेंटम इज nh/2π। तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 3 है ना, ये गिवन है, तो n की वैल्यू 3 गिवन था, ठीक है। अब रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, r = R0 n²/z। r nth ऑर्बिट में क्या दिया हुआ है, 4.5 R0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ रख दिया। अब n की वैल्यू यहाँ से रख दो 3, तो R0 कैंसिल, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू आ गई 2, है ना, ये 9 है, 9 को डिवाइड करोगे 4.5 से तो 2 आ गया, तो z की वैल्यू 2 है, मतलब ये हीलियम एटम के लिए है सारा इंफॉर्मेशन। अब देखते जाओ n कहाँ है, 3 पे, तो 3 पर फाइनल है ना, मतलब इनिशियल है 3 पर अभी इलेक्ट्रॉन है, तो वो किस किस तरह से एक्साइट हो सकता है, ये 3 से 2 आ सकता है, तो वो डी एक्साइट होगा, सॉरी डी एक्साइट, तो 3 से 2 जाएगा तो डी एक्साइटेशन हो सकता है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मिलेगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, रीडबर्ग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला याद करो, मैंने आपको ये लिखवाया था, 1/λ = RZ², RZ² 1 फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 से 2 पहुँच रहा है, 3 से 2 पहुँच रहा है, तो 3 से 2 पहुँचने के लिए जो फाइनल है वो क्या हो जाएगा 2,
इनिशियल क्या है 3, इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 9/5R, ठीक है 9/5R। ओके, अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है 2 से 1 पहुंच रहा हो, है ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मिलेगा। तो इनिशियल है 2 और फाइनल है 1, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वेवलेंथ मिल गई, ठीक है। और तीसरा पॉसिबिलिटी डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाए, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया इनिशियल 3 और फाइनल 1, इस फॉर्मूले में रख दो, फॉर्मूले में रखते जाओ तो आपको 3 वेवलेंथ निकल के आता है। तो देखते जाओ कौन कौन से ऑप्शन मैच हो रहे हैं, 9/5, 9/5, 9/32, 9/32 और 1/3 ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो वो भी हो जाता, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इस पे, आपको बस 2 कंडीशन ध्यान रखना है, एक एंगुलर मोमेंटम और फोर्स। उसके बाद आप nth ऑर्बिट की रेडियस निकाल लेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो फिर काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी और पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने कोलिजन भी देखा, कोलिजन से एक्साइटेशन देखा, जिसमें कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन भी होते हैं, ठीक है। अब इसके लास्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे जो न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी प्रैक्टिस, थैंक यू।